Today we will start the new topic, that is the alternating current, जिसे AC करंट भी कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, AC जिसे कहते हैं। तो AC सोर्स के अंदर, जैसे अपन ने पहले भी बात करी थी, EMI के अंदर जो AC जनरेटर होता है वो अल्टरनेटिंग करंट डेवलप करता है, जिसकी डायरेक्शन जो है वो लगातार चेंज होती रहती है। और अगर मान लीजिए कोई AC सोर्स है, तो AC सोर्स को बताने के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। और अगर इस AC सोर्स के साथ अभी मैं यहाँ पे एक प्योरली रेजिस्टेंस जोड़ रहा हूँ, और इस AC वोल्टेज सोर्स से कुछ करंट निकल के जा रहा है। ये करंट की वैल्यू लगातार चेंज होती जा रही है। ओमेगा इस AC वोल्टेज सोर्स की एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। तो इस वोल्टेज सोर्स को जब अपन ने इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा दिया, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस किसी भी टाइम पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होएगा, वोल्टेज जो होएगा, वो हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस इनटू सर्किट में बहने वाला करंट एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पर बहने वाला करंट। और इसकी वैल्यू आ जाती है I नॉट इंटू R साइन ऑफ ओमेगा t। यहाँ पे इनिशियल फेज, यहाँ पे जैसे करंट का अगर जीरो है, तो वोल्टेज जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस डेवलप हुआ उसका भी इनिशियल फेज जीरो है। तो दोनों करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन सेम फेज। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के अंदर अगर हम बात करें फेज डिफरेंस की, तो अगर मैं करंट को इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बनाऊंगा, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस डेवलप होने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको भी मैं इसी एक्सिस पे इंडिकेट करूंगा। ये वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टिव सर्किट एट एनी टाइम t है, और ये इस रेजिस्टेंस में बहने वाला करंट एट एनी टाइम t है। इस वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो I नॉट इंटू R के बराबर है। ये मैक्सिमम वोल्टेज है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस डेवलप होने वाला। दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। अब यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ते हैं कि इस AC वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस में यहाँ पे एक इंडक्टिव सर्किट लगाता हूँ। ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट है। और इस इंडक्टर का इंडक्टेंस L है। तो ये सर्किट में अगर मान लीजिए इस टाइम वोल्टेज सोर्स से करंट ये वाला बह रहा हो, तो इस इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी टाइम t जो डेवलप होएगा, उसकी वैल्यू हम लिखते हैं L di बाई वॉट dt। तो यहाँ पे L di बाई dt की वैल्यू लिखेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करने पे I नोट तो बाहर, साइन ओमेगा t का डिफ्रेंशिएशन ये वाला आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो टर्म आई है L ओमेगा, इसको अपन XL से इंडिकेट कर देंगे, और इसको अपन इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होएगा, वो सर्किट में बहने वाले करंट के साथ जो फेज डिफरेंस रखेगा वो पाई बाई 2 रखेगा। तो यहाँ पर जब अपन इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे या फेज डायग्राम बनाएंगे, तो यहाँ पे अगर करंट को मैं अगर यहाँ पे इंडिकेट करूँगा किसी टाइम t पर, इस रजिस्टर के अक्रॉस डेवलप होने वाला, इस इंडक्टर से बहने वाला करंट एट एनी टाइम t, तो इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी टाइम t जो है उससे फेज में पाई बाई 2 आगे होएगा। तो ये वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस हो जाता है। और ये जो टर्म आती है ओमेगा नॉट इंटू L, इसको कहते हैं XL, जिसे कि इस इंडक्टर का रिएक्टेंस भी कहते हैं। इस इंडक्टर का रिएक्टेंस ये जो AC वोल्टेज सोर्स है इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी पे निर्भर करेगा। तीसरा, अगर बाय द वे हमारे पास जो AC सोर्स है वो हमने प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के अक्रॉस लगा दिया। ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, इट इज़ अ कैपेसिटर। और यहाँ पे मैंने ये AC वोल्टेज सोर्स इसके अक्रॉस लगा दिया है। तो यहाँ पे सर्किट में बहने वाला जो करंट होएगा I नॉट साइन ऑफ ओमेगा t प्लस इनिशियल फेज जीरो। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होएगा कैपेसिटर के अक्रॉस, तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं। इवन कई बार तो ज़रूरी नहीं है कि सर्किट में बहने वाला हम करंट ही जो है यहाँ पे लें
और अपन वोल्टेज निकालें। अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि वोल्टेज सोर्स की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं कि एसी वोल्टेज सोर्स ये वाला है और सर्किट पे बहने वाला करंट हमें फाइंड करना है, किसी टाइम टी पर करंट कितना बह रहा होगा तो निकाल सकते हैं। तो आप देखिए इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज किसी टाइम टी पर क्या होएगा अगर करंट ऐसे बहता हुआ जा रहा है तो हम जानते हैं चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटर का कैपेसिटेंट इनटू इसके अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q इज इक्वल टू C इंटू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये चार्ज हो गया। तो करंट जो होएगा वो कैपेसिटर के चार्ज के टाइम के साथ चेंज होने की रेट के बराबर हो जाएगा। एंड नाउ इट विल कम आउट ये आ जाएगा। तो करंट की वैल्यू V नॉट डिवाइडेड बाय 1 अपॉन ओमेगा इंटू C साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। और ये टर्म जो है यहाँ पर 1 अपॉन ओमेगा C इट इज रिप्रेजेंटेड बाय XC, जिसे इस कैपेसिटर का रिएक्टेंस कहते हैं, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाएगा। और ये करंट जो सर्किट में बहेगा वो हो जाएगा V नॉट डिवाइडेड बाय XC साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये सर्किट में बहने वाला करंट हो जाएगा एट एनी टाइम t। ये यहाँ पर करंट की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 एंड नाउ V नॉट बिकम्स XC टाइम्स इंटू आई नॉट। ये यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इस कैपेसिटर के अक्रॉस। यहाँ पे अगर फेजर डायग्राम हम बनाएंगे तो फेजर डायग्राम में देखिए कि अगर मैं यहाँ पे करंट को मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ एट एनी टाइम t पर, तो वोल्टेज जो है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के अंदर करंट से फेज में पाई बाई 2 लैग करेगा। वोल्टेज लैग करेगा पाई बाई 2, पीछे की तरफ रहेगा, लीड नहीं करेगा, लैग करेगा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के अंदर। और इसका आप साइनसोइडल ग्राफ भी बना के देख सकते हैं यही चीज। अब अगर हम इस AC वोल्टेज सोर्स से तीन चीजें लगातार सीरीज में जोड़ देते हैं, इंडक्टर, कैपेसिटर और एक रजिस्टर, और यहां पे हमने AC वोल्टेज सोर्स जोड़ दिया और इस AC वोल्टेज सोर्स से करंट निकल के जा रहा है। अब तीनों सीरीज में है तो तीनों में किसी भी टाइम t पर एक चीज कॉमन रहेगी, सर्किट में बहने वाला करंट, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सर्किट में करंट मैंने इस बार ये मान लिया। आप चाहें तो वोल्टेज लेकर के करंट निकाल सकते हैं, करंट लेकर के आप वोल्टेज भी निकाल सकते हैं सोर्स का। इस बार मैंने करंट ले लिया है। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल इन सोर्स का जो वोल्टेज होएगा किसी भी टाइम t पर, वो पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी टाइम t अक्रॉस इंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एट एनी टाइम t प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस एट एनी टाइम t, इन तीनों के कॉम्बिनेशन के बराबर होएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं सोर्स वोल्टेज एट एनी टाइम t जो रहेगा, इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होएगा वो सर्किट में बहने वाले करंट से फेज में लीड करता है और उसकी वैल्यू XL इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होती है। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है वो करंट से फेज में पाई बाई 2 पीछे होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास I नॉट इंटू XC साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो हमेशा करंट के साथ फेज में सेम रहता है, और ये जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो ये वाला आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी टाइम t जो निकल के आएगा वो I नॉट इंटू XL माइनस XC कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस साइन बाहर निकालेंगे तो, और इट इज I नॉट इंटू R साइन ऑफ ओमेगा टी।
इसको थोड़ा सा अपन ढंग से लिखें तो ये चीज आई नोट अगर मैं बाहर कर दूं और ऊपर नीचे में इस टर्म का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, तो ये मेरे पास टर्म इस तरीके से आ जाएगी, एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाय एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस आर साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वॉट, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये टर्म आ जाती है। अब यहां पे 2 मिनट के लिए हम एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हम यहाँ पे साइन फाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं और आर अपॉन अंडर रूट ऑफ वॉट, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हम यहाँ पे कॉस फाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी टाइम टी जो निकल के आ जाएगा सोर्स का, वो एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई आ जाएगा। और यहाँ से अगर tan फाई की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर हो जाएगा। ये जो टर्म आई इसे अपन कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन जो एलसीआर सर्किट है उसका इम्पीडेंस। ये नेट जो रिएक्टेंस या नेट रेजिस्टेंस जो आया सीरीज एलसीआर सर्किट का, उसको हम कह देते हैं इट इज इम्पीडेंस ऑफ सीरीज एलसीआर एसी सर्किट। अब यहां पे अगर मान लीजिए एक्सएल ज्यादा है एक्ससी से, तो डेफिनेटली वोल्टेज जो है वो करंट से फेज में लीड करेगा, फाई की वैल्यू यहाँ पे प्लस आएगी, यहाँ पे फाई की वैल्यू प्लस आएगी। tan फाई की जो वैल्यू यहाँ पे अपन ने लिखी है ये, इसको दोबारा से लिख देते हैं, देखिए tan फाई एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर। अब यहाँ पे अगर एक्ससी ज्यादा हो गया तो एक्सएल कम है एक्ससी ज्यादा है तो tan फाई नेगेटिव यानी फाई नेगेटिव हो जाएगा, तो यानी कि वोल्टेज फेज में लैग करेगा करंट से। तो इस कंडीशन में अगर मैं यहां पे करंट को अगर इधर दिखाऊं किसी टाइम टी पर, तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज एट एनी टाइम टी इधर होएगा और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी टाइम टी होएगा और रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी टाइम टी यहां पर होएगा। एक्सएल ज्यादा है एक्सी से तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस इस तरीके से लिखा जाएगा। अच्छा, इसी को अपन इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि भाई करंट यहाँ पे है तो रेजिस्टेंस इधर, और इसको यहाँ पे मैं एक्सएल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और इसको एक्ससी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो भी रिजल्ट का मतलब वही निकल के आएगा। और अगर एक्सएल ज्यादा है एक्ससी कम है तो लुक एट दिस, look at this, तो उस कंडीशन में नेट रिएक्टेंस एक्सएल माइनस एक्ससी इधर आ जाता है, रेजिस्टेंस इधर आ जाता है और नेट इंपीडेंस यहां से प्राप्त हो जाएगा आपको ये Z, जो कि नेट इंपीडेंस आपके पास अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। और ये जो फाई है ये फेज डिफरेंस हो जाएगा करंट और वोल्टेज के बीच में, जिसकी वैल्यू अपन tan फाई इज इक्वल टू व्हाट, एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर देते हैं। इस फेज डिफरेंस की वैल्यू अगर कॉस में ले ली जाए, कॉस फाई,
तो ये हो जाएगा R/Z। Z की वैल्यू हम अपन जानते ही हैं ये होती है, और ये कहलाता है इस LCR सीरीज सर्किट का पावर फैक्टर। इट इज द पावर फैक्टर LCR सीरीज सर्किट। हाँ, अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, तो भी अपन पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। प्योरली रेजिस्टिव है तो भी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए प्योरली इंडक्टिव होता तो सर्किट इस तरह का होता, इस तरह का। तो उस टाइम वोल्टेज करंट के बीच में फाई की वैल्यू जो है π/2 हो जाती। तो उस टाइम अपने पास पावर फैक्टर की वैल्यू जो है कॉस फाई में फाई की वैल्यू π/2 होती है, 0 हो जाती। प्योरली कैपेसिटिव में भी 0 हो जाती। प्योरली रजिस्टिव में फाई की वैल्यू जो है मेरे पास 0 होती, तो कॉस फाई की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाती प्योरली रजिस्टिव में। और इस LCR सीरीज सर्किट के अंदर एक चीज है कि अगर मेरे पास वोल्टेज में इस प्रकार से दे रहा हूं और मेरे पास यहां पर ये वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यू होएगी, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ द सोर्स। सोर्स के वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू ये होगी। तो यहां पे अगर सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू इस तरह से ली जा रही है, करंट इन द सीरीज LCR सर्किट एट एनी टाइम t इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा t, तो सोर्स वोल्टेज की वैल्यू एट एनी टाइम t ये वाली हो जाएगी I0 अंडर रूट ऑफ वॉट, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। तो यहाँ पे मेरे पास वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है I0 इंटू XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये वोल्टेज करंट का जो एम्पलीट्यूड है, ये वोल्टेज एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के बराबर होता है। तो LCR सीरीज सर्किट के अंदर ये करंट एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा तब होएगा जब XL XC आपस में बराबर हो जाएंगे। XL XC अगर आपस में बराबर हो गए तो इस सर्किट का नेट रिएक्टेंस 0 हो जाएगा और ये प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगा। तो अगर ये कंडीशन है तो सर्किट विल बी ए प्योर रेजिस्टिव, और उस टाइम इम्पीडेंस सर्किट का मिनिमम होएगा, और ये मिनिमम इम्पीडेंस का वैल्यू R के बराबर होता है, और उस टाइम इस करंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू V0 बाय R के बराबर सबसे ज़्यादा आएगी, और उस टाइम ये LCR सीरीज सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। XL ज़्यादा है, XC कम है, तो प्योरली इंडक्टिव माना जाता है। प्योरली इंडक्टिव नहीं, इंडक्टिव माना जाता है। XC ज़्यादा है, XL कम है, तो ये कैपेसिटिव माना जाता है सीरीज LCR सर्किट। लेकिन अगर XL XC बराबर है तो प्योरली रेजिस्टिव माना जाएगा। अब इस सीरीज LCR सर्किट हो या कोई सा भी ऐसी सर्किट हो, उसके अंदर जो पावर कंज्यूम होती है उसकी एवरेज वैल्यू इस तरीके से दी जाती है, करंट की RMS वैल्यू, वोल्टेज की RMS वैल्यू इनटू कॉस फाई। फाई उस सर्किट के अंदर पावर फैक्टर होता है, जैसा कि मैंने बताया प्योरली इंडक्टिव प्योरली कैपेसिटिव के अंदर कॉस फाई की वैल्यू 0 होती है, प्योरली रेजिस्टिव में 1 आ जाती है, और सीरीज LCR सर्किट के अंदर मैंने बताई। VRMS IRMS की वैल्यू जो कि इफेक्टिव वैल्यू मानी जाती है, वो मैक्सिमम वैल्यू का बाय रूट 2 होती है। RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसका बाय रूट 2 कर दें तो ही मेरे पास RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज आ जाती है। ये एवरेज पावर कंजप्शन होता है कोई से भी एसी सर्किट का है, चाहे वो प्योरली कैपेसिटिव हो, प्योरली इंडक्टिव हो, या सीरीज LCR हो, या सीरीज में केवल L और R हो या R और C हो तो भी। Now we will start the next point, that is the transformer. ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो कि एसी वोल्टेज को अप एंड डाउन करने के काम में आती है। इसमें क्या होता है, 2 आयरन कोर होते हैं जिन पे वाइंडिंग्स लपेटी जाती है। एक वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग, एक वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। अब मान लीजिए जैसे यहाँ से आप वोल्टेज का इनपुट देते हैं और ये सेकेंडरी वाइंडिंग होती है जहाँ से अपन वोल्टेज का आउटपुट लेते हैं।
ट्रांसफार्मर जिस कॉन्सेप्ट पे काम करता है वो कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल इंडक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर इस वाइंडिंग में बहने वाला अल्टरनेटिंग करंट जो कि टाइम के साथ चेंज होएगा, तो इससे जो लिंक्ड फ्लक्स है वो इस कोर से होता हुआ इस वाली वाइंडिंग से भी रिलेटेड हो जाएगा। प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए NP है, सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स NS है, और पर वाइंडिंग से पास होने वाला फ्लक्स फाई है। तो हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग में पैदा होने वाला जो EMF होएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी एक टर्न से पास होने वाले फ्लक्स के टाइम के साथ चेंज होने की रेट, और वो फ्लक्स होता है करंट इनटू उस लूप का एरिया। जो भी करंट होएगा उससे पास होने वाला मैग्नेटिक इंडक्शन जो होएगा वो मैग्नेटिक इंडक्शन इनटू उस लूप का एरिया B इंटू A, ये फाई हो जाएगा। और नंबर ऑफ टर्न्स अगर NP है तो इतना EMF पैदा होएगा। सेकेंडरी वाइंडिंग में जो EMF पैदा होएगा उसकी वैल्यू सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स और हर टर्न से पास होने वाले फ्लक्स के टाइम के साथ चेंज होने की रेट। फर्स्ट में सेकंड का मैं डिवाइड कर देता हूं, तो मेरे पास प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स में जो EMF पैदा होंगे उनकी वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स के रिलेशन में ये वाली आ जाएगी। अब जितनी पावर, ये माना जाता है आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर का जितना इनपुट इधर देंगे तो उतना ही आउटपुट इधर मिल जाएगा अपने पास, या आउटपुट मिल जाएगा इधर। तो इनपुट और आउटपुट में यहाँ पे ये इनपुट की वैल्यू जो रहेगी वो प्राइमरी वाइंडिंग में रहने वाला करंट इनटू प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस EMF। सेकेंडरी वाइंडिंग में आउटपुट जो मिलेगा उसकी वैल्यू सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लो होने वाला करंट इनटू सेकेंडरी वाइंडिंग में पैदा होने वाला EMF। और ये माना जाता है जितना इनपुट पावर दे रहे हैं उतना ही इलेक्ट्रिकली आउटपुट पावर हमें मिल रहा है। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाता है EP अपॉन ES इज इक्वल टू IS अपॉन IP। ये रिलेशन आ जाएगा हमारे पास, और यहां पे इस रिलेशन को अपन पुट कर देते हैं IS अपॉन IP। अब यहां पे अगर प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं तो हमारे पास EP की वैल्यू ज्यादा आएगी और ES की वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। और सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो हमारे पास ES की वैल्यू EP की तुलना में ज्यादा आएगी, तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो डेफिनेटली करंट का वैल्यू कम हो जाएगा। वोल्टेज की वैल्यू को कम या ज़्यादा किया जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू भी कम एंड ज़्यादा हो जाती है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। अब इस थ्योरी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, देखिए किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लीज देखिएगा, पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हेन एसी वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड टू इंडक्टर देन व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड द वोल्टेज। तो हम जानते हैं कि वोल्टेज लीड करता है, ठीक है, करंट की तुलना में वोल्टेज लीड करेगा जब इंडक्टर के क्रॉस जोड़ दिया गया है एक AC वोल्टेज सोर्स को। नेक्स्ट आता है कि अगर AC वोल्टेज सोर्स कैपेसिटर के अक्रॉस जोड़ दिया जाए तो करंट लीड करता है वोल्टेज से इस केस के अंदर। तीसरा है, अगर रजिस्टर के अक्रॉस जोड़ दिया जाएगा तो वोल्टेज एंड करंट दोनों सेम फेज में ही रहेंगे, उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं आता है। सीरीज LCR सर्किट में सोर्स व्हेन एट रेजोनेंस कंडीशन नेट इम्पीडेंस, तो नेट इम्पीडेंस उस टाइम प्योरली रजिस्टिव हो जाएगा जब रेजोनेंस की कंडीशन होती है XL XC के बराबर हो जाता है, तो Z की वैल्यू R के बराबर ही आती है, हमने डिस्कस भी किया है हमारी थ्योरी में। LCR सीरीज सर्किट के अंदर व्हेन कनेक्टेड टू AC सोर्स देन रेजोनेंस कंडीशन, तो हम जानते हैं रेजोनेंस कंडीशन में XL की वैल्यू XC के बराबर होती है और XL की वैल्यू हमने लिख के बताई थी ओमेगा L होती है, 1 अपॉन ओमेगा C इसकी वैल्यू होती है, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करने पर 1 अपॉन अंडर रूट L इंटू C निकल के आती है, तो ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है, जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। एवरेज पावर जो होती है किसी भी AC सर्किट के अंदर इस इक्वेशन से दी जाती है, एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय द AC सर्किट। पावर फैक्टर की वैल्यू प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के अंदर 1 होती है, क्योंकि cos फाई में फाई की वैल्यू 0 होती है, तो cos फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी।
अगर एक्सएल ज़्यादा है एक्ससी कम है तो वोल्टेज लीड्स फ्रॉम द करंट, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, वोल्टेज लीड करेगा करंट से। सीरीज एलसीआर सर्किट में अगर एक्ससी ज़्यादा है तो नेचर उसकी कैपेसिटिव हो जाएगी, देन करंट लीड्स फ्रॉम द वोल्टेज इन फेज, यस करंट लीड करेगा वोल्टेज से। एंड फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, यस इट इज ट्रू, ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। एक कोइल में अगर लिंकेज फ्लक्स चेंज होता है तो दूसरी कोइल से भी लिंकेज फ्लक्स चेंज हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।